स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। दिन भर की भागम भाग के बीच अगर आपसे छूट गई हैं खबरें तो इस आधे घंटे में हमारे 24 रिपोर्टर लेकर आ रहे हैं दिन भर का हाल। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बताया है टॉफी वाले बाबा। झारखंड की अपनी रैलियों में मोदी ने राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। मेले में छोटे बच्चे आते हैं ना, गुब्बारे खरीदते हैं ना, अच्छा गुब्बारा के लिए झगड़ा करते हैं, तो 10 दिन तक वो गुब्बारा 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 करते रहे। अब बच्चों का स्वभाव रहता है, वो ज्यादा दिन उनको एक खिलौना पसंद नहीं आता, तो 10 दिन के बाद अभी उन्होंने कल से टॉफी पकड़ी है। पिछले महीने भर के दौरान मोदी की ये झारखंड में तीसरी यात्रा है। आज के दिन झारखंड में मोदी ने एक के बाद एक 3 रैलियां संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की चुनावी सभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बोला जमकर हमला। सोनिया गांधी पर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को भी कमजोर किया। अचानक मैडम सोनिया जी अब चुनाव की बागडोर संभालने में आगे आई है। उनके पास पैसे हैं, टीवी को खरीद सकते हैं, टीवी का समय खरीद सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। मैडम सोनिया जी आप जब कहती है कि आप और आपकी पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करती है तो देश के गले नहीं उतरता है मैडम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सोमवार रात को दिए गए संक्षिप्त टीवी भाषण को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सोनिया के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस का प्रचार कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस ने कल रणनीति बदल दी। राहुल के नेतृत्व में प्रचार, विज्ञापनों में कांग्रेस अब पीछे गई है। इसलिए सोनिया गांधी ने खुद प्रचार की कमान संभालने का फैसला किया। टीवी चैनलों पर समय बुक कर सोनिया ने देश को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष को टीवी पर समय खरीद कर लोगों को संबोधित करने की जरूरत नहीं। आइडिया ये था कि बेटे की जगह मां को प्रमुख प्रचारक बनाया जाए। ये विदाई का भाषण है उनके, और मोदी जी की लोकप्रियता से डरी हुई कांग्रेस का ये एक आखिरी प्रयास लगा। प्रियंका गांधी ने अपने चचेरे भाई वरुण गांधी की राजनीति पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया है। प्रियंका ने कहा है कि ये कोई परिवार की चाय पार्टी नहीं है। It's not a family tea party. It's an ideological war. And he's on the other side of that war. And I believe what I believe about this election in this country. And anybody, no matter how close they are, as blood relations, if they are going to be on that side of the ideological spectrum, then these are my beliefs. I'm saying this because he has expressed his views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. My father died for the unity of this country. I cannot disrespect that for anybody, even if it were my own child. प्रियंका ने इसके पहले कहा था कि वरुण गांधी उनके भाई हैं। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने अपनी चचेरी बड़ी बहन प्रियंका गांधी को बिना नाम लिए दिया है जवाब। मेरा प्रयास ये रहा है कि चाहे वो अपने परिवार के लोग हों, चाहे वो दूसरे दल के वरिष्ठ नेता क्यों ना, हम लोग एक शालीनता की लक्ष्मण रेखा पार ना कभी करें। इन दिनों कुछ बातें सुनने में आई हैं, हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। मैं देश के रास्ते को मजबूत करूं, ये मजबूती की बात रखनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने हाल ही में कहा था कि वरुण गांधी मेरे भाई हैं, लेकिन रास्ते से भटक गए। वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। प्रियंका गांधी ने जहां वरुण गांधी की राजनीति को परिवार के साथ विश्वासघात बताया है, वहीं वरुण गांधी ने वंशवाद खत्म करने का नारा दे दिया। वरुण गांधी ने कहा कि राजनीति को सुधारने के लिए वंशवाद खत्म करना जरूरी है। आज राजनीति को यदि सुधारना है तो एक वंशवाद कम करना पड़ेगा। अब मेरा नाम वरुण गांधी है,
अगर मेरा नाम वरुण वर्मा या वरुण यादव या वरुण दीक्षित या वरुण सिंह होता तो आज मुझे ये जगह नहीं मिलती। कि हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी और अधिक है कि हम सामान्य परिवार के नौजवानों को मौका दें। वरुण गांधी ने इससे पहले बहन प्रियंका गांधी को जवाब देते हुए कहा था कि वो कभी भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करते और इससे उनकी कमजोरी ना समझी जाए। मेनका गांधी के बेटे और बीजेपी नेता वरुण गांधी ने आज यूपी के सुल्तानपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। वरुण नहीं आंधी है, ये दूसरा संजय गांधी है। जैसे नारों के साथ सुल्तानपुर में वरुण गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों के बीच वरुण के पोस्टर तो खूब नजर आए, लेकिन मोदी के पोस्टर गायब रहे। कहा जाता है कि वरुण गांधी अपने रोड शो और अपने भाषणों में मोदी के नाम से बचते हैं। रोड शो के बाद वरुण गांधी ने पर्चा भी दाखिल कर दिया। वरुण गांधी का मुकाबला कांग्रेस की अमिता सिंह, बीएसपी के पवन पांडे और एसपी के शकील अहमद से है। वरुण गांधी पिछली बार सन 2009 में अपनी मां मेनका गांधी की सीट पीलीभीत से चुनाव लड़े थे। इस बार देखना है कि सुल्तानपुर की जनता वरुण गांधी के सर जीत का सेहरा बांधती है या नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी के प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान को लेकर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रोटेस्ट कर रही है। निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन से लेकर जा रहे हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी के घर पर। क्या रीजन है आपके इस प्रोटेस्ट का? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे हैं। आज ये प्रोटेस्ट जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से है, वो इसलिए है कि हम चेतावनी देने के लिए आए हैं। या तो अपने दिमाग का इलाज करें और या अपनी भाषा को सुधारें। सोनिया गांधी और शाही इमाम की मुलाकात पर हंगामा खड़ा करने वाली पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ में मुस्लिम धर्म के गुरुओं के घर गए और उनसे सहयोग की अपील की। लखनऊ में ये नजारा सोमवार को देखने को मिला जब राजनाथ सिंह मुस्लिम धर्म गुरुओं कल्बे जव्वाद और खालिद रशीद फिरंगी महली से मिलने उनके घर पहुंचे। ये जब्बार साहब हमारे धर्मगुरु हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अपना आदर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आया था। हमारी कम्युनिटी से वादे किए हैं, मुसलमानों से वादे किए उन्होंने, तो हमने कहा भाई हमारे तो वो अंदाज तो है नहीं जो अहमद बुखारी साहब का होता है कि भाई कोई बात अपनी थोप दी जाए या फतवा को दे दिया जाए। हम तो बात कम्युनिटी के सामने अपनी रखते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मुस्लिम धर्म गुरु से हुई मुलाकात पर पूछा है सवाल। शाही इमाम खुद हमारी कांग्रेस अध्यक्षा के पास में आए तो उनको ये लगता है कि कांग्रेस सांप्रदायिकता फैला रही है, और दूसरी तरफ जब उनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के अलग अलग मुस्लिम पंथ गुरुओं से मिलते हैं और मुस्लिम पंथ गुरु वापस बयान में ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी आए और मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे वायदे करके गए, तो ये सांप्रदायिकता क्या नहीं है उनके डेफिनेशन के हिसाब से। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सईद अहमद बुखारी जब सोनिया गांधी से मिलने उनके घर गए तो बीजेपी ने इसे सांप्रदायिकता बताते हुए खूब शोर मचाया था, लेकिन जब राजनाथ सिंह लखनऊ में खुद मुस्लिम धर्म गुरुओं के घर जाकर उनसे समर्थन मांग रहे हैं तो इस पर क्या कहा जाए। शाही इमाम खुद हमारी कांग्रेस अध्यक्षा के पास में आए तो उनको ये लगता है कि कांग्रेस सांप्रदायिकता फैला रही है, और दूसरी तरफ जब उनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के अलग अलग मुस्लिम पंथ गुरुओं से मिलते हैं और मुस्लिम पंथ गुरु वापस बयान में ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी आए और मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे वायदे करके गए, तो ये सांप्रदायिकता क्या नहीं है उनके डेफिनेशन के हिसाब से। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम घोषणा पत्र में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दावा किया है कि सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने उनसे माफी मांगी है। तिवारी ने गडकरी पर आदर्श सोसाइटी में फ्लैट होने का आरोप लगाया था। गडकरी के माफी मांगने के दावे पर अभी मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। किस मंत्री ने माफी मांगी? मनीष तिवारी। उन्होंने कहा था कि आदर्श में मेरा फ्लैट है। अब बेचारे उनकी तबीयत अच्छी नहीं, उनका फोन आया था। मैंने कहा कि आप एक छोटा सा आपका स्टेटमेंट दे दीजिए, मेरा वकील आपका वकील कोर्ट में जाके, मेरी कोई इच्छा नहीं आपको कार्रवाई करने की। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने आज बनारस पहुंचकर शहर काजी गुलाम मोहम्मद यासीन से मुलाकात की और अपने लिए समर्थन मांगा। शहर काजी ने कहा है कि हम अपने लोगों के बीच केजरीवाल की अपील रखेंगे। केजरीवाल वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वो मुख्तार अंसारी से समर्थन नहीं लेंगे। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु से मुलाकात बनारस के मुस्लिम वोटों के लिए अहम है। ये बात और है कि ऐसा करके सभी पार्टियों की तरह केजरीवाल भी मुस्लिम वोटों के लिए धर्मगुरुओं वाले शॉर्टकट को ही मान्यता दे रहे हैं। बनारस में 12 मई को वोटिंग होनी है। केजरीवाल अब 12 मई तक बनारस में ही रहेंगे, बीच में अमेठी का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश की गुना सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जयभान पवैया को झेलनी पड़ी है सुषमा स्वराज की नाराजगी। उनका दोष है कि वो हेलीपैड पर सुषमा स्वराज को लेने नहीं पहुंचे। नगर पालिका अध्यक्ष आपके कैंडिडेट को कुछ ज्यादा अभिमान नहीं लगता। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं। हेलीकॉप्टर से उतरी सुषमा स्वराज को लेने बीजेपी प्रत्याशी जयभान पवैया नहीं आए और न ही कोई कार्यकर्ता। सुषमा गुस्से में वापस लौट गयी। सुषमा का हेलीकॉप्टर उड़ा और पहुंचा अशोकनगर। यहाँ पर सबके सामने सुषमा ने जयभान को जबरदस्त फटकार लगा दी। एक व्यक्ति लेने नहीं आया, एक गाड़ी परमिशन की वहाँ नहीं आई, मैं वहाँ भटक रही और एक गाड़ी में मैं बैठ गई। उस गाड़ी को मुझे पुलिस वाले ने रोका कि आप यहाँ रुक जाइए, तो मैंने कहा क्या कारण है, तो उसके बाद दूसरा पुलिस वाला आया, उसने सिर्फ फाड़ी और सिर्फ फाड़ के मुझे कहा कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती। नहीं, मुझे तो लगता है तुमको ज्यादा जब सुषमा स्वराज लौट रही थी तब भी जयभान उन्हें मनाने में जुटे हुए थे, लेकिन जब सुषमा की नाराजगी की वजह जयभान से पत्रकारों ने जानने की कोशिश की तो वो कुछ नहीं बोले। बिहार के किशनगंज में नीतीश कुमार को लगा है बड़ा झटका। किशनगंज से जेडीयू उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अख्तरुल ईमान ने कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा सांसद असरारुल हक को समर्थन देने का फैसला किया है। अख्तर कुछ हफ्ते पहले ही आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए थे। अख्तर का कहना है कि उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए मैदान से हटने का फैसला किया है। किशनगंज के हिंदू मुसलमानों की जो एकजुटता मोहब्बत है, इसको कायम रखना जरूरी है। उसके लिए पार्टी हो और अपने जान की कुर्बानी हो दी जा सकती है। मैंने किशनगंज की जनता के खातिर, सीमांचल के अमन के खातिर, सीमांचल में गुजरात के दंगाइयों को यहाँ पर जगह नहीं दी जाएगी, उसके खातिर मैंने कुर्बानी दी। इस सेकुलर ताकत को लोग जीता है, इसको समझ रहे हैं इसके मुकाबले में, और दिलीप जायसवाल की जबरदस्त खड़ा है। नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी। ऐसे में जेडीयू अब कोई नया उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी। चुनाव के आखिरी दिन प्रचार के दौरान सभी नेता कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता उनकी तरफ आए। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के पटना साहिब से उम्मीदवार हैं। जोश देख रहा हूँ, जो एनर्जी देख रहा हूँ, जो क्रेज देख रहा हूँ, एक स्टेबल सरकार के लिए, एक अपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के लिए। नरेंद्र मोदी वहां प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में भी आपकी सरकार बनेगी। आपकी सरकार अगर बनती है तो आप क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? कल पार्टी सोचेगी, पार्टी का निर्णय होगा कि मैं किसी पद के जरिए समाज का, अपने प्रदेश बिहार का, अपने शहर पटना का, या पूरे देश भारतवर्ष, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, कोई भी पद हो जिसके जरिए मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऐतिहासिक फैसला। अदालत ने किन्नरों को स्त्री और पुरुष से अलग तीसरी लैंगिक श्रेणी के रूप में मान्यता दे दी। अभी तक ज्यादातर सरकारी और गैर सरकारी फॉर्म्स में स्त्री और पुरुष की ही श्रेणी होती थी और किन्नरों को भी इनमें से किसी एक के रूप में ही अपने आप को बताना पड़ता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को अलग लैंगिक श्रेणी के रूप में मान्यता दे दी है। यानी अब तमाम फॉर्म्स में तीसरी श्रेणी भी होगी। किन्नरों को यह हक दिया गया है कि वो अपने आप को स्त्री, पुरुष या ट्रांसजेंडर किसी भी श्रेणी का बता सकते हैं। थर्ड जेंडर है, उसको सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में रखना चाहिए और जो भी सुविधाएं बाकी सबको मिलती हैं उनको भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि अदालत के दिशा निर्देशों के मुताबिक 6 महीने के भीतर जरूरी कार्रवाई करें। मौसम पर पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी संस्था स्काईमेट ने 2014 के मानसून के लिए अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। स्काईमेट के मुताबिक इस बार मानसून की बारिश सामान्य से कम होगी। स्काईमेट ने हालांकि मानसून के ऑनसेट को लेकर कोई तिथि जारी नहीं की है। स्काईमेट का कहना है कि इस बार देश के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मध्य भारत में बारिश का वितरण कम होगा। हालांकि सूखे की संभावनाएं काफी कम है। वहीं मानसून के 4 महीनों में से अगस्त का महीना सबसे बेहतर साबित हो सकता है। इसमें सूखे की आशंका कितनी? 25% देखिए, जो 40% बिलो नॉर्मल, 25% सूखा, 34% नॉर्मल, 1% अबव नॉर्मल, 0% चांस ऑफ एक्सेस।
पेट्रोल की कीमतों में मामूली कटौती करने का फैसला किया गया है। तेल कंपनियों में प्रति लीटर 70 पैसे पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला किया है। डॉलर के मुकाबले रुपए की सेहत थोड़ी सुधरने की वजह से पेट्रोल 70 पैसे सस्ता किया गया है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 56 पैसे हो गई है। इसमें वैट नहीं जोड़ा गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल को सस्ता करने के साथ ही आम जनता पर डीजल की कीमत का बोझ नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले तेल कंपनियों ने इसी महीने के शुरू में भी पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे की कमी की थी। पेट्रोल के दरों में ये कटौती मंगलवार देर रात से लागू होगी। मार्च में महंगाई पिछले 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मार्च 2014 में थोक महंगाई बढ़कर 5.7% हो गई, जो कि फरवरी में 4.68% थी। मार्च में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों में महंगाई को बताया जा रहा है। दिसंबर 2013 के बाद से मार्च में खाद्य महंगाई दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फूड आर्टिकल्स की महंगाई दर 9.9% रही है, जो कि पिछले महीने 8.12% थी। वहीं फूड आर्टिकल्स का जो इंडेक्स है उसमें 1% की बढ़ोतरी पिछले महीने के मुकाबले देखी गई। महंगाई बढ़ने के चलते ब्याज दरों में कटौती की संभावना बेहद कम हो गई है। रिजर्व बैंक अपनी अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती करने से बच सकता है।